हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए पुनः से आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। तो प्लीज़ उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो से जितना भी हो सके उतना फ़ायदा उठा सके। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाएं जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साइंस का मैं आज टोटल 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि बहुत संभावना है जो मैट्रिक के एग्जाम में आ सकता है। और मैं आज वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ एक भी वीडियो छूटे ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा। स्किप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जरूर छूट जाएगा। तो मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिएगा। और 100% सही ऑब्जेक्टिव है और 100% सबका आंसर बिल्कुल सही से है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर अगर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बता देता हूँ कि जब एग्ज़ाम होगा ना तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर के लेकर के मैं ही उपलब्ध रहूँगा और सही। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, तभी आपको नोटिफिकेशन उस समय मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है साइंस का कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 फोकस से होती है, F1 और F2, जिसको हम लोग कहते हैं पढ़ाई के समय। और अगली क्वेश्चन हम लोगों की ओर क्या बोल रहा है, देखिए दो नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा नीचे कर दे इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। अब क्वेश्चन जो पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसी रहती है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक होती है। क्या होती है? सदा वास्तविक होती है। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर कि देखिए नीचे 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 कि आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है, कैसा होता है आँख का व्यवहार? तो यहाँ पर ध्यान से बता देते हैं कि आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। कैसा होता है? आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। उसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर हम बता दो कि प्रिज्म का क्या होता है? प्रिज्म का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि 5 का ऑप्शन सी होगा। क्या होगा कि अमन नेत्र लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग और क्या होता है कि 220 वोल्ट से 100 वाट के इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। मतलब देहाती में एक नॉर्मल भाषा में क्या होगा कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है कि 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा हमको ये बताना है। तो इसका आंसर बता दें कि 484 ओम होगा। क्या होगा? 484 ओम। ऑप्शन सी होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल क्या रहा है से देखिए थोड़ा ध्यान से कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम। कैसे? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान से आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो मारना ही पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देखिएगा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस चीज़ को? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है क्या, विद्युत फ्यूज बचाता है क्या लघुपथ में बहने वाली उच्च धारा के खतरे को, क्या खतरे से। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिए कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि देखिए, एक ऑप्शन एक में है कोयला, ऑप्शन में है जल, ऑप्शन सी में है सूर्य और ऑप्शन डी में है परमाणु। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा सूर्य। क्या होगा, सूर्य को कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होगा, पवन का न्यूनतम वेग कितना होगा, आपको बताना है पवन चक्की के बारे में। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 किलोमीटर। कितना होगा, 15 किलोमीटर होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि यहाँ देखिए कि CaCO3 उसके बाद क्या है कि 7Ca प्लस CaO और प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब कि इस जो अभिक्रिया दिया हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया है, हमको बताना है अभिक्रिया को देख करके। तो मैं बता दूं कि ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया। क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 15 में क्या है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार, तो इसको याद ही कर लीजिएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है, मतलब ये धुआं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा Na2 का है। Na2 का क्या है, Na2 का है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। क्या होगा, K2SO4। हम लोग चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि कठोर जल को मृत बनाने के लिए सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट में। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट से। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि लोहे का परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे का परमाणु संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 26। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा H2। क्या है, हाइड्रोजन। अब हम लोग चलते ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर होगा कॉपर। क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर की विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है क्या, एनोड पर। ऑप्शन ए, एनोड पर होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, C6H2 और O6 हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि देखिए कि COH अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया इसको जो क्या कहते हैं तो आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हम हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 में कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण है, किस वर्ग की ऊपर से नीचे आने पर तत्व में धात्विक गुण है। तो इसका आंसर क्या है, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, कितना बढ़ता है। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है किसी वर्ग में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27-26 की ओर कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं,
अवर्तसानी के प्रथम वर्ग में सदस्य है ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन बी क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग बढ़ते हैं कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग बढ़ते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में, क्या होगा? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका कैसे होगा? अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहती है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो इसका आंसर हम बता दें कि ऑप्शन ए साफ जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस में थे? ऑप्शन ए साफ जल में रहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, हम ऑप्शन में देखना पड़ेगा हम लोगों को कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, और इसमें से बताना है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है। तो मैं बता दूं कि पादप हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा इसमें से सी ऑक्सीन, क्या होगा? ऑप्शन सी ऑक्सीन हो जाएगा। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, इसमें से सभी, ऑक्सीजन, जेलेवरिन और साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि तांत्रिक कोशिका क्या कहलाती है। तांत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो इसका आंसर न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अंडाणु निषेचन होता है कहाँ, इसका बताना है हमको, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से या फलोपियन नलिका से, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं, और इसमें से चारों हमको बताने, इसमें से कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है। 35 में हम बता दो कि ये शुक्र वाहिका, क्या होगा? शुक्र वाहिका। 35 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है कि शुक्राणु बनता है। अब किस चीज़ से बनता है शुक्राणु, तो हम बता दें कि इसका आंसर हो वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन द्वारा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 ने बोला है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर्स में। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं हम लोग। 39 में बोला है कि निम्न में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। 39 का ऑप्शन हो जाएगा सूखे घास पत्ते। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुआं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर कि रसायन अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। 41 में ह्रास क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो मैं इसका बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। 42 का ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। देखिए कि पित्त रस कहाँ से स्नावित होती है। पित्त रस कहाँ से स्नावित होती है, तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय से। कहाँ से? अग्न्याशय से। सॉरी, देखिए इसका पर अंत बता क्या रहा है कि 43 का बताए पित्त रस कहाँ से स्नावित होती है, तो मेरे हिसाब से यकृत से लगता है। हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर कि कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 44 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल की प्रवृत्ति। क्या होगी? बाल की प्रकृति। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
45 की ओर। 45 में क्या बोल रहा है हम लोग को कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है ऑप्शन डी 18। ऑप्शन डी 18। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर होगा लाल। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। बहुत बार भी यह क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रकाश की रेखा गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसका नीचे आंसर ऑप्शन देकर के बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डायोप्टर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डायोप्टर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन ए लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डीसी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 बोला कि समीकरण 2H2 + O2 = बनाता है 2H2O 1 है। अब इस समीकरण का नाम एक क्या है, हमको ये बताना है। तो इसका आंसर है संयोजी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। अब इसमें से बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये चारों में से कौन है। तो देखिए चारों में से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है, अब हमको पता करना है। तो आपको पता होगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है कि ऑप्शन सी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि C6H12 और O6 होता है। इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोज का सूत्र कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है, देखिए कि सोडियम की परमाणु संख्या है। बहुत ही आसान है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका आंसर होता है सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो इसका आंसर है अंतःग्रहण द्वारा। किसके द्वारा, अंतःग्रहण द्वारा, ऑप्शन बी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के, क्वेश्चन लगता है हमको दोबारा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी क्षारीय धातु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर वायु, जल, मिट्टी और जीवधारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन बी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। अब किसमें व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्घ्य को, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम में। किसके, एंगस्ट्रम में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत एक ही है, जो सूर्य देवता है, जो इसको क्या कहेंगे, सूर्य कहेंगे, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। देखिए 62 में क्या बोला है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसमें, हरे पेड़ पौधे में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन डी सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 65 के लोग हम लोग बढ़ते हैं कि
निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन m होता है? कौन लेंस का आवर्धन m बराबर मतलब निम्नलिखित में से आवर्धन m बराबर कितना होता है हमको ये बताना है। तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए m बराबर होता है u/v। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग है 66 का। तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या होगा? परितारिका। ऑप्शन 66 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर को नीला का, क्योंकि इसी कारण हमको क्या होता है आकाश से नीला दिखाई देता है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? 2 मिनट पूर्व लगभग दिखाई देने लगता है। तो इसका आंसर क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसकी उत्तर की विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका आंसर बता दें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हमको बताना है। तो इसका आंसर होगा अघोमी होगा। क्या होगा? अघोमी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग चलते हैं कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसी होती है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है इसमें से कौन है जो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर है 220 वोल्ट का किया जाता है। कितना? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकती हैं? किस दिन कर सकती हैं? तो इसका आंसर हम बता दें 71 का ऑप्शन बी बादलों वाले दिन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका आंसर है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए 72 का ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में बोला है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वह दर्पण क्या होता है? ऑप्शन 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी या तो समतल या तो उत्तल होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार के जो आगे लगा होता है ना लाइट में उसमें लगा होता है अवतल दर्पण, और जो कार के साइड में जो साइड मिरर होता है उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है? कार का प्रयुक्त कौन है? अग्रदीप मतलब आगे वाला लाइट में कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 74 का ऑप्शन है अवतल दर्पण। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। 75 का ऑप्शन डी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कि निम्नलिखित में कौन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में कौन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? तो इसका आंसर क्या होगा? केचुआ क्या है? एक उभयलिंग है। केचुआ क्या है? एक उभयलिंग है। तो बहुत बार ये बिहार बोर्ड में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? तो क्या होगा? केचुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो हम बता दें इसका आंसर होगा मटर के पौधे को चुना। बहुत ही बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बता दूं जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ ना सभी के सभी बहुत ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख रहे हैं तो जरूर देखिए, 2-4 बार देखिए और इसका रिविजन जरूर करें और उस विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो कि बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर कि निम्नलिखित में कौन एक अवशोषी अंग है? 79 में कौन एक अवशोषी अंग है? तो अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स क्या होगा? अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। अब हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, साइंस और सोशल साइंस दोनों में होगा। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पेड़ से संबंधित है। क्या होगा? कि वन से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए वन संरक्षण से संबंधित है। तो हम लोग अब आ गए हैं लास्ट में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा लगा हो वीडियो देखने में, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर की बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसका आंसर की मैं ही उपलब्ध कराऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक अब तक देख रहे हैं
तो जरूर लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं ना, सभी ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से ना ही तो कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर टकराने वाला है, हम बात चैलेंज के साथ कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में कहते हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल को और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चैनल का नाम क्या है, रीजनिंग विथ राजा। तो इसके लिए अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। और मैं बता दूं कि वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप में आप हैं सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल नहीं है। और मैं बता देता हूँ इसमें से एकदम 100% क्वेश्चन मैं आंसर के लेकर के उपलब्ध रहूँगा। तो चलते हैं, जय हिंद।